नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 21वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है भानु सिंह की कविता। पहले ही बता चुका हूँ कि अक्षय चंद्र सरकार और शारदा चरण मित्र द्वारा संग्रहित प्राचीन काव्य संग्रह में मन लगाकर पढ़ा करता था। उसकी मैथिली मिश्रित भाषा मेरे लिए आसान नहीं थी और शायद इसीलिए मेहनत के साथ उसमें अंदर बैठने की कोशिश कर रहा था। पेड़ के बीज में जो अंकुर छिपा रहता है और जमीन के नीचे जो भेद अब तक छिपा है, उसको लेकर जैसी जान लेने की इच्छा मन में थी, पुराने पदों के कवियों की रचनाओं के बारे में भी मेरा ठीक वही भाव था। किताब खोलते खोलते अनजान खजाने में एकाध काव्य रत्न दिखलाई देगा, इसी उम्मीद ने मुझे बांध रखा था। इस भेद के गहरे पानी बैठकर घने अंधेरे में से जबकि रत्न निकालने की कोशिश में मैं था, तब स्वयं को भी एक बार ऐसे रहस्य के पर्दे में लपेटकर सामने लाने की इच्छा मुझ पर भूत की तरह सवार हो गई। इसके पहले अक्षय बाबू से मैंने अंग्रेज बालक कवि चैटर्टन के बारे में सुना था। उनका काव्य कैसा है यह मैं नहीं जानता था। शायद अक्षय बाबू भी खास कुछ नहीं जानते थे, और जानते होते तो शायद मजा किरकिरा होने की उम्मीद थी। लेकिन उनके किस्से में जो एक नाटकीयता थी, उसने मेरे ख्यालों को खूब सरगर्म कर दिया। चैटर्टन ने पुराने कवियों की नकल में ऐसी कविताएं लिखी थी कि ज्यादातर पाठक उनकी असलियत को जान ही न पाए। अंत में 16 साल की उम्र में उस अभागे बाल कवि को खुदकुशी करनी पड़ी थी, और मैं उनकी खुदकुशी के बेकार हिस्से को छोड़कर कमर कसकर दूसरा चैटर्टन बनने की कोशिश करने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर को खूब बादल छा रहे थे। बदली के दिन के उस छाया भरे अवकाश के आनंद में मैं अपने कमरे में जाकर पलंग पर औंधा लेट गया और एक सिलेट पर लिखने लगा। गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे। लिखकर मैं बहुत खुश हुआ, और उसी वक्त उसे मैंने एक ऐसे आदमी को पढ़कर सुनाया जिसके पास समझ नाम की कोई बला ही नहीं थी। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छा है। पहले जिसका जिक्र आया है, अपने उस मित्र से मैंने एक दिन कहा, ब्रह्म समाज की लाइब्रेरी में खोज करते करते बहुत पुरानी एक खस्ता हाल पोथी हाथ लग गई। उसमें से मैं भानु सिंह नाम के एक पुराने कवि के कुछ पद उतार लाया हूँ। इतना कहकर मैंने उन्हें कविताएं सुनाई। सुनकर वे थर्रा उठे। बोले, इस पोथी की मुझे जरूरत है। ऐसी कविता तो शायद विद्यापति और चंडीदास के हाथ से भी ना निकलती। इसे मैं प्राचीन काव्य संग्रह में छापने के लिए अक्षय बाबू को दूंगा। तब फिर मैंने अपनी कॉपी दिखाकर साफ साबित कर दिया कि यह लिखाई शर्तिया विद्यापति चंडीदास के हाथ की लिखाई नहीं, क्योंकि यह मेरी लिखावट है। मित्र ने भारीपन से कहा, खैर, बुरा नहीं लिखा। भानु सिंह की पदावली तब भारती में संवत 1934 से 38 में छप रही थी। डॉक्टर निशिकांत चट्टोपाध्याय तब जर्मनी में थे। उन्होंने यूरोपीय साहित्य से मिलान करते हुए हमारे देश के गीतिकाव्य के बारे में एक छोटी सी किताब लिखी थी। उसमें भानु सिंह को उन्होंने पुराने पद रचने वाले के रूप में काफी इज्जत बख्शी थी। किसी नए कवि की किस्मत में ऐसी तारीफ सहज में नहीं लिखी होती। इस किताब पर उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली थी। भानु सिंह चाहे कोई भी हो, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि उनकी रचना इस समय मेरे हाथ पड़ती तो मैं सही तौर से धोखे में नहीं आता,
क्योंकि उसकी भाषा को पुराने पद रचने वाले की भाषा के रूप में चला देना मुमकिन नहीं था। कारण ये था कि वह भाषा उन लोगों की मातृभाषा नहीं थी, बल्कि ओढ़ी हुई भाषा थी, और इसीलिए भिन्न भिन्न कवियों की भाषा में कुछ न कुछ फर्क पाया जाता है, पर उनके भावों में बनावटीपन नहीं होता। भानु सिंह की कविता को जरा ठोक बजाकर देखा जाए तो उसका खोटापन तुरंत पकड़ में आ सकता है। असल में इसमें हमारे देसी नौबत का स्वर नहीं, जो दिल को पिघला देता है। उसमें तो सिर्फ आजकल के सस्ते विलायती बाजे की टुनटुन मात्र है। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 21वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।